नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास कार्यक्रम कोरोना की कहानी रिपोर्टर्स की जुबानी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिवम। रोज की तरह एक बार फिर हम हाजिर हैं कोरोना संकट और लॉकडाउन के बीच जिला और तहसील स्तर तक की ग्राउंड रिपोर्ट लेकर। स्वराज एक्सप्रेस अपने रिपोर्टर्स के जाल के दम पर रोजाना आपको ग्राम पंचायत तक की हकीकत से रूबरू कराता है। इसका मुख्य कारण ये है कि लॉकडाउन और कोरोना संकट में शासन स्तर पर क्या तैयारी की जा रही है, लोगों को जरूरत का सामान मिल रहा है या नहीं मिल रहा, क्वारंटाइन सेंटर में व्यवस्थाएं हैं। मध्य प्रदेश में लॉकडाउन पार्ट 2 का आज 15वां दिन था, लेकिन प्रदेश में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। आलम यह है कि प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार तेजी के साथ बढ़ रही है। सबसे ज्यादा बुरा हाल इंदौर और भोपाल का है। इसके साथ ही 4 और जिलों को रेड जोन में शामिल किया गया है। इसी क्रम में आज हम बात करेंगे ग्वालियर और अशोकनगर जिले की, साथ ही चलेंगे डबरा, बहादुरपुर और पिपरई। लेकिन सबसे पहले हमारे साथ जुड़ेंगे इंदौर से हमारे सहयोगी विकास सिंह सोलंकी। साथ ही इस पूरी चर्चा में हमारे साथ मौजूद रहेंगे स्वराज एक्सप्रेस चैनल के चैनल हेड एसपी त्रिपाठी जी। त्रिपाठी सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस के इस खास कार्यक्रम में। हम इस कार्यक्रम के जरिए लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि मध्य प्रदेश का कोरोना को लेकर क्या हाल है, और ये आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। 2500 के करीब आंकड़ा मध्य प्रदेश में पहुंचता जा रहा है। निश्चित रूप पर हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि किस जिले किस कस्बे में क्या स्थिति है, वहाँ रोजमर्रा खाने पीने की चीज मिल रही है नहीं मिल रही, कितने पेशेंट है, कितने संदिग्ध है, कितने सैंपल है। प्रदेश स्तर पे तो बुलेटिन जारी होता है, अलग अलग जिले स्तर पे कुछ जगहों बुलेटिन जारी होता है, मेडिकल बुलेटिन, लेकिन उस माध्यम से हम अपने दर्शकों को बताते हैं। लेकिन इंदौर और भोपाल जिस तरह से एक तरह से हमें लगता है पूरे देश में सबसे बड़े हॉट स्पॉट बनते जा रहे हैं। महाराष्ट्र तो है, मुंबई है, लेकिन मुंबई की आबादी जो है उसके अनुसार इंदौर की आबादी का कंपेरिजन किया जाए तो निश्चित तौर पे मुझे लगता है कि कहीं बहुत ज्यादा बड़ा रेशियो निकल के आएगा, और खासकर जो मृत्यु दर है वो भी तेजी से बढ़ रही है। तो अब इसमें कुछ विशेष उसकी अभी कहा जा रहा है कि प्लाज्मा के माध्यम से जो ट्रीटमेंट दिया जा रहा है उसके लिए भी मान्यता नहीं है। कल स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी अग्रवाल ने कहा था कि अभी कारगर नहीं है, प्रयोग चल रहा है। लेकिन आज शायद निर्मल से भी जानेंगे। भोपाल में कुछ प्रयास किया गया है, इंदौर में भी कुछ प्रयास किया गया है। पहले विकास से ही बात कर लेते हैं। विकास, प्लाज्मा ट्रीटमेंट का वहां प्रयोग किया गया है, क्या प्रयोग हो गया है, प्रयोग हुआ है तो क्या रहा है? जी, निश्चित रूप से इंदौर के अंदर प्लाज्मा थेरेपी का 3 दिन पहले ही प्रयोग किया गया था, जिसके अंदर ऐसे कोरोना पॉजिटिव जिन्होंने कोरोना से जंग जीत ली, ऐसे 2 कोरोना पॉजिटिव जो डॉक्टर थे उनका जो रक्त की सैंपल लेकर जो कोरोना पॉजिटिव जो गंभीर मरीज है उनको चढ़ाया गया था, जिसमें 3 मरीजों को प्लाज्मा थेरेपी के तहत इलाज किया जा रहा था, जिसमें जो आईडिया के अधिकारी है उनकी सेहत में सुधार आया है। अगर बात की जाए तो उन्हें 10 किलो ऑक्सीजन रोजाना लगाया जा रहा था, जिसके बाद 7 किलो ऑक्सीजन उन्हें लगाई जा रही है। तो ऑक्सीजन उनके कम ले रहे हैं और उनकी हालत में भी लगातार सुधार आ रहा है। वहीं दूसरे जो 2 मरीज है उनकी स्थिति स्थिर बनी हुई है। तो प्लाज्मा थेरेपी का जिस तरह से मरीजों में 3 मरीजों में प्रयोग किया गया है, जिसमें 1 मरीज जो है काफी सुधार देखने को मिला है। हालांकि अभी 2-3 दिन बाद उनकी जो जांच की जाएगी, जांच रिपोर्ट आने के बाद क्या उनकी जो स्थिति है नॉर्मल होती है, जो उनकी जांच रिपोर्ट में अगर नेगेटिव आता है तो प्लाज्मा थेरेपी इंदौर के अन्य शहरों में भी केंद्र सरकार द्वारा निर्देश जारी करने के बाद की जाएगी। वही इंदौर शहर में लगातार विकास, ये 3 लोगों को दिया गया, जिसमें आप बता रहे हैं कि एक की हालत में सुधार हो रहा, इनकी हालत क्या खराब थी काफी, और जो 2 लोग और हैं उनकी हालत भी खराब है, क्या उनकी स्थिर बनी हुई है? जी, लगातार जो 3 गंभीर मरीज थे उन्हीं के ऊपर जो है प्रयोग किया गया था, जिसके अंदर आइडिया के अधिकारी के.डी. भल्ला जो है उन्हीं की जो हालत है लगातार गंभीर बनी हुई थी। उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। यही कारण था कि उन्हें 17 किलो जो ऑक्सीजन है रोजाना दी जा रही थी, लेकिन प्लाज्मा थेरेपी के इलाज के बाद उनके 2 दिन के बाद जो है ऑक्सीजन के अंदर कमी आई है, और जो 17 किलो ऑक्सीजन दी जा रही थी उसमें 10 किलो ऑक्सीजन उन्हें रोजाना दी जा रही है। 7 किलो ऑक्सीजन जो है उनकी कमी आई है, और जो उनकी
श्वसन नली है, जो उनको ऑक्सीजन की जरूरत ज्यादा पड़ रही थी, उसमें कमी आई है। वहीं जो 2 मरीज है उनकी हालत स्थिर बनी हुई है, ना उनके जो गंभीर मरीज है उनकी हालत स्थिर है, उनकी हालत में थोड़ा बहुत सुधार की भी बात जो है अरबिंदो अस्पताल प्रबंध ने किया है। शहर में लगातार जो कोरोना पॉजिटिव मरीज है उनके बीच जो प्लाज्मा थेरेपी के अंदर जो केडी भल्ला है, आइडिया के अधिकारी, जिनकी हालत में सुधार देखने को मिला है, तो यह इंदौर के लिए अहम साबित हो सकती है। हालांकि उसकी जांच रिपोर्ट जब नेगेटिव पाई जाएगी उसके बाद ही कहा जा सकता है कि विकास थोड़ा सा तकनीकी कारणों से आप से बात नहीं हो पा रही है, और निर्मल भी है हमारे साथ, निर्मल के पास चलेंगे। निर्मल, आपके यहाँ की क्या स्थिति है? यहाँ भी प्लाज्मा ट्रीटमेंट की शुरुआत हुई है क्या? देखिए, बिल्कुल जैसे कि आप विकास से प्लाज्मा थेरेपी को लेकर चर्चा कर रहे थे, तो भोपाल में भी इसकी शुरुआत होने जा रही है, और ये शुरुआत जो है चिरायु अस्पताल से होने जा रही है। यहाँ रिटायर्ड आईएएस अधिकारी बीके बाथम भर्ती हैं, और उनकी बेटी डॉक्टर नीतू बाथम वो भी इसी हॉस्पिटल में सर्विस कर रही हैं, तो उनकी अनुमति से ये प्लाज्मा थेरेपी का काम यहाँ पे उनका शुरू किया जा रहा है। और इसके लिए खास बात यह है कि जो जबलपुर के सराफा व्यवसायी हैं अग्रवाल, उनकी पत्नी जो है, मुकेश अग्रवाल की पत्नी सुनीता अग्रवाल, और उनकी बेटी कल जो है विशेष जो है प्रशासन की गाड़ी से भोपाल आए, और उन्होंने अपना प्लाज्मा जो है डोनेट किया है। यहाँ के जो 3 मरीज बताए जा रहे हैं ऐसे जो प्लाज्मा थेरेपी की कतार में एक तरह से लगे हुए हैं चिरायु अस्पताल में, तो उन्होंने प्लाज्मा डोनेट किया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जो सबसे बड़ा इसमें लेकुना निकल के ये आ रहा है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसमें पेंच चढ़ा दिया है। उसका ये कहना है कि आईसीएमआर इस पर अभी शोध ही कर रहा है, और देश में ऐसा कोई सबूत नहीं है कि प्लाज्मा थेरेपी के जरिए जो है मरीज को बहुत ज्यादा लाभ मिल गया हो। और उसने ये साफ कहा है कि इसे जो है क्लिनिकल शोध तक ही सीमित रखा जाए। तो अब देखने वाली बात यह होगी कि ये जो प्लाज्मा थेरेपी देश के कई शहरों में हो रही हैं वो रुकती हैं या जारी रहेंगी। ये बात अलग है कि पिछली बार जब अपने राज्य मंत्री स्वास्थ्य मंत्री की बात, नरोत्तम मिश्रा की बात केंद्रीय मंत्री स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन से हुई थी, तो उन्होंने इस बात के लिए कहा था कि वो ईमेल करें इन चीजों को लेकर और बाकी जानकारियां भेजें तो अनुमति दी जाएगी। तो ये एक देखने वाली बात है कि केंद्र सरकार ने जो नए निर्देश जारी किए हैं कि फिलहाल इसको रोक दिया जाए। तो जो मरीज अब जो कतार में है प्लाज्मा थेरेपी के, जैसे कि विकास बता रहे थे, इंदौर में करीब 3 मरीजों पे ये प्रयोग हुआ है और एक की हालत में खासा सुधार आ रहा है। तो ये इसमें अब ये जैसे मरीज को सुधार भी आ रहा है, इसके बावजूद अगर क्या इसको आगे रोक दिया जाएगा या किन शर्तों के ऊपर आगे इनको किया जाएगा, ये फिलहाल देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये साफ कहा है कि आईसीएमआर चूंकि इस पर अभी शोध कर रहा है और इसका कोई सबूत नहीं है कि प्लाज्मा थेरेपी से फायदा हो ही जाता है, तो इसे फिलहाल रोका जाए। जी हम आपके पास आएंगे और भोपाल का हाल जानना चाहेंगे, लेकिन एक बार फिर चलते हैं इंदौर। बाकी क्या स्थिति है विकास? कितने आज नए पॉजिटिव आए हैं, कितने सैंपल लिए गए हैं? अन्य जो खबरें हैं इसको लेकर के, कोरोना को लेकर के, जो चंदन नगर है जो सबसे ज्यादा प्रभावित है, वहां क्या और पेशेंट बढ़े हैं? जी, अगर स्वास्थ्य विभाग ने जो मेडिकल बुलेटिन जारी किया है उसके अंदर 900 से ज्यादा जो सैंपल के नमूने हैं उनकी जांच की गई थी, जिसके अंदर 94 जो मरीज है उनकी रिपोर्ट जो है कोरोना पॉजिटिव आई है। शहर में लगातार जो कोरोना पॉजिटिव क्षेत्र है वह भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कल जिस तरह से स्वास्थ्य विभाग ने मेडिकल बुलेटिन जारी किया है उसके अंदर 4-5 क्षेत्र और बढ़ाए गए हैं। अगर बात की जाए तो यादव नगर, रविदास कॉलोनी, राजमोहल्ला, काजू कॉलोनी और नेहरू नगर के अंदर 29 मरीज जो है इकट्ठा सामने आए हैं। लगातार जो है कंटेनमेंट क्षेत्र जो है, संक्रमित क्षेत्र को में भी इंदौर शहर से देखने में आ रहा है कि लगातार बढ़ोतरी हो रही है। तो वहीं इंदौर में पुलिस प्रशासन, जो पुलिस के जवान है, पुलिस के अधिकारी है, उनमें भी लगातार जो कोरोना की रिपोर्ट है उनकी पॉजिटिव आ रही है। सेंट्रल जेल के अंदर जो आंकड़ा था वो 29 पर पहुंच गया है। कल भी 4 जो है कैदी सहित जो मरीज है उनकी जो रिपोर्ट है उसमें पॉजिटिव आई है, जिसके अंदर सेंट्रल जेल के अंदर भी हड़कंप मचा हुआ है। वहीं जो जिला जेल है उसके अंदर भी एक जो कैदी है उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद जिला जेल हो या सेंट्रल जेल हो उसके अंदर लगातार जो है सैनिटाइज करवाने का काम किया जा रहा है। वहीं जो कैदी जिनके अंदर पॉजिटिव आए थे उन्हें अस्थायी जेल बनाकर अस्थायी जेल के अंदर रखा गया है। असावतपुर के अंदर 129 ऐसे लोगों को रखा गया है जिनको कोरोना के लक्षण दिखाई दिए या कोरोना पॉजिटिव उनकी रिपोर्ट आ चुकी है। तो लगातार जो स्वास्थ्य का अमला है वो लगातार कार्य कर रहा है, लेकिन शहर में देखने को आ रहा है कि लापरवाही, जिस तरह से मैंने कल भी कहा था कि शहर में जो निजी अस्पताल है उनकी मनमानी लगातार जारी
है। यही वाक्य है कि कल भी एक जो अंबिकापुरी का युवक था, उसकी दिनेश पिता राम गोपाल, जिसके हालत अचानक खराब हुई थी और उसे निजी अस्पताल में। विकास, हम आएंगे फिर से, तकनीकी कारणों से आपसे बात नहीं हो पा रही। भोपाल की क्या स्थिति है निर्मल? देखिए, कल के 20 और आज के 26 इस तरह से करीब 46 मरीजों का यहाँ पर इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है अभी कोरोना पॉजिटिव का। और ये आंकड़ा करीब भोपाल की बात करें तो अब जो है 500 के पार हो गया है। तो ये एक चिंता की बात है। ये बात अलग है कि डिस्चार्ज होने वाले मरीजों की संख्या भी धीरे धीरे बढ़ रही है। कल ही 28 मरीज रिलीज हुए थे चिरायू हॉस्पिटल से। तो एक तरफ जो है आंकड़ा पॉजिटिव मरीजों का धीरे धीरे बढ़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ अस्पताल से डिस्चार्ज भी मरीज जो है ज्यादा संख्या में हो रहे हैं। तो ये एक थोड़ी सी राहत वाली बात यहाँ पर नजर आ रही है। वैसे मैं आपको बता दूं कि अब जो है 52 में से 31 जिले प्रदेश के संक्रमित होते हुए नजर आ रहे हैं या संक्रमित हो चुके हैं। वहां पे कोरोना पॉजिटिव मरीज मिल चुके हैं। अगर पूरे प्रदेश की बात की जाए तो 2567 के आसपास जो है पॉजिटिव मरीज हैं और 125 की मौत हो गई है। और भोपाल में भी एक मरीज जो हमीदिया अस्पताल में भर्ती थे, बुजुर्ग मरीज, उनकी मौत के बाद भी उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। साथ ही अगर बात करें तो 5 जमाती भी कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। इसके अलावा मंगलवारा में जो है, मंगलवारा इलाका भोपाल का काफी घना इलाका कहलाता है, वहां 5 कोरोना पॉजिटिव मरीज निकले हैं। साथ ही एक परिवार के 3 लोग कोरोना पॉजिटिव निकले हैं, जिसमें 2 साल की बच्ची भी शामिल है। और इसके अलावा एक अहम बात यह कि एक पुलिस अधिकारी का जो कुक है वो भी कोरोना पॉजिटिव निकला है। इसके अलावा जब पिछली बार दोनों ने रिपोर्ट कराई थी तो जो अधिकारी हैं उनकी रिपोर्ट निगेटिव आई है और जो उनका खानसामा था उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। तो अधिकारी की रिपोर्ट दोबारा से फिर ली गई है और उनको क्वारंटाइन कर दिया गया है। तो इस तरीके से देखा जाए तो कोरोना जो है की रिपोर्ट्स धीरे धीरे आंकड़े की दृष्टि से देखा जाए तो भोपाल में बढ़ रहे हैं। लेकिन ये भी अलग बात है कि डिस्चार्ज होने वालों की संख्या में भी इजाफा हो रहा है। सैंपल कितने लिए जा रहे हैं? सैंपल जी, रोजाना की अगर बात करें तो करीब 500 से 600 सैंपल रोजाना लिए जा रहे हैं और इसकी रिपोर्ट्स जो हैं वो जरूर कुछ दिन उसमें लग रहे हैं। तो ये रिपोर्ट्स जो लंबित हो रही हैं, जैसा मैंने आपको कल बताया था कि जो पुलिस अधिकारी हैं, कई पुलिस अधिकारी हैं जो कई खुफिया विभाग के हैं, ये इन अधिकारियों की 8-8, 10-10 दिन से अभी तक रिपोर्ट्स ही नहीं आई हैं। तो ये रिपोर्ट्स के जो सैंपलिंग के बाद जो रिपोर्ट आने में जो समय लग रहा है, ये भी एक बहुत बड़ा मसला यहाँ पर एक समस्या बन के सामने आ रहा है। जी चलिए, हम आपको जिस तरह से निर्मल बता रहे हैं लगातार आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। हालांकि त्रिपाठी जी जो प्लाज्मा थेरेपी की बात सामने आ रही है, संयुक्त सचिव लव अग्रवाल है, उन्होंने ये भी कहा, हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि अगर प्लाज्मा थेरेपी को सही से नहीं दिया गया तो मरीज की जान भी जा सकती है। प्लाज्मा थेरेपी अभी मेडिकल काउंसिल ने इसको अप्रूव भी नहीं किया है। ये अलग है कि उनके परिवारजनों के और डॉक्टरों के अनुमति से प्लाज्मा थेरेपी। अब यहाँ रिजल्ट क्या आता है, जिस तरह विकास बता रहे थे कि एक की हालत में जहाँ 17 किलो ऑक्सीजन रोज दिया जा रहा था वहाँ अब 10 किलो हो गया है। तो अगर ये सक्सेस होता है तो निश्चित तौर पे मेडिकल काउंसिल को भी इसको देखना पड़ेगा, मेडिकल बोर्ड को भी देखना पड़ेगा और इसको उन्हें अप्रूव करना पड़ेगा। हम ग्वालियर चलते हैं, ग्वालियर में विनोद है हमारे साथ है। निर्मल, हम आपके पास फिर आते हैं। विनोद, हालांकि ग्वालियर महफूज है कहा जाए, लेकिन अभी कह नहीं सकते हैं कि भी बहुत अच्छी स्थिति में महफूज है। कल हो सकता है और सैंपल लिए जाएं, कुछ 1-2 भी निकल आए तो बहुत स्थिति बिगड़ जाती है और ये मल्टीपल होता है, इसलिए स्थिति जल्दी जल्दी बिगड़ती है। अभी क्या स्थिति है ग्वालियर की और कितने सैंपल लिए जा रहे हैं? अभी भी कि सैंपल लेना बंद हो गए? विनोद, आवाज आ रही? देखिए, ग्वालियर की जो अभी स्थिति थी, पहले 8 कोरोना पॉजिटिव थे, लेकिन जो 4 कोरोना पॉजिटिव निकले थे उसमें लता, बबीता, अजय और जौहर, ये जो चारों थे, इनकी जीआर मेडिकल कॉलेज में स्कैनिंग की गई थी, लेकिन उसके बाद डीआरडीओ में इसका तत्काल चेकअप कराया गया और रिपोर्ट जब आई निगेटिव आई तो इनको शून्य कर दिया गया है। अब ग्वालियर में अगर आंकड़ों की बात करें तो ग्वालियर में इस समय केवल 4 कोरोना पॉजिटिव बचे हैं, जिसमें 2 पहले ही ठीक हो चुके थे, अभिषेक मिश्रा और अशोक कुमार जो कि बीएसएफ से थे, और इसके अलावा भी 2 और कोरोना पॉजिटिव है जिनका
सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है, जिसमें एक मुबारक खान है और दूसरे हैं जो पिछोर से आए थे रशीद खान, तो वसीर खान, ये 2 अभी कोरोना पॉजिटिव हैं। और इसके अलावा प्रतिदिन तकरीबन 100 से 125 लोगों की जांचें हो रही हैं और अभी तक 2000 लोगों की जांचें हो चुकी है, जिसमें से 1950 जांचें सामने आई हैं जो नेगेटिव हैं। ये राहत बड़ी बात है। इसके अलावा जो ग्वालियर में क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं, जो तकरीबन 7 से 8 बनाए गए हैं, लेकिन अभी जो स्थिति है उसमें 3 का उपयोग किया जा रहा है। एक साडा इलाके में जो हॉस्पिटल है उसका उपयोग किया जा रहा है, विधि चंद की धर्मशाला का उपयोग किया जा रहा है, और इसके अलावा चंद्रलोक होटल से लेकर श्याम वाटिका इनका उपयोग किया जा रहा है, जहां तकरीबन 100 लोग ऐसे हैं जिनको क्वारंटीन किया गया है और तकरीबन 7,500 लोगों को होम क्वारंटीन किया गया था, जिनमें से 6,500 लोगों का समय पूरा हो चुका था, तो वो क्वारंटीन प्रक्रिया से बाहर हो गए हैं। तो ग्वालियर में अभी कह सकते हैं कि हालात काफी अच्छे हैं और जो पॉजिटिव हैं उनकी भी हालातों में सुधार है, दोनों की में। इसके अलावा अभी कोई दूसरा पॉजिटिव नहीं निकला है, क्योंकि ग्वालियर में जो पहला पॉजिटिव निकला था वो 20 मार्च को निकला था, और उसके बाद 23 मार्च को जो दूसरा पॉजिटिव निकला था, बीच में जो पॉजिटिव निकले थे उनको बाद में अमान्य घोषित कर दिया गया, उनको शून्य उनके जो रिकॉर्ड था उसको कर दिया गया। तो अब ग्वालियर में 4 पॉजिटिव की जो लिस्ट बनेगी वो 4 रहेंगे, जिसमें 2 अभी भी हॉस्पिटल में भर्ती हैं। जी त्रिपाठी जी विनोद, ये जानना चाहेंगे कि सैंपल, जैसे मैंने पहले पूछा, तो सैंपल प्रतिदिन लिए जा रहे हैं कि जो संदेही है उन्हीं के लिए जा रहे हैं? देखिए, अभी जो स्थिति है कि जब भी कोई व्यक्ति जयरोग अस्पताल, जिला अस्पताल या फिर जो कमांड सेंटर है वहां पहुंचकर अपनी शिकायत करता है या किसी तरह से टेलीफोन पे शिकायत करता है, तो उसी व्यक्ति के सैंपल लिए जा रहे हैं। प्रति व्यक्ति अभी डोर टू डोर जाकर जो सैंपल की बात कही जा रही थी कि बैन जाएगी, जो लोगों का सैंपल लेगी, या फिर कैंप लगाकर वहां से सैंपल कलेक्ट किया जाएगा, क्योंकि अगर एक दिन में 100 से 200 सैंपल की बात कही जा रही है, तो ये वही लोग हैं जो किसी न किसी तौर पर उनको अगर लगता है कि सर्दी जुकाम खांसी है, या डॉक्टर उनकी परामर्श करके ये सलाह देता है कि उनका सैंपल लिया जाए, उसके बाद ही उनके सैंपल लिए जा रहे हैं। अभी वो प्रक्रिया ग्वालियर में शुरू नहीं हुई है, जो गली मोहल्लों में और कॉलोनियों में जाकर इस तरह से सैंपल कलेक्ट करने की जो योजना थी, क्योंकि प्रशासन का ये मानना है कि अभी वो स्थिति नहीं है और कहीं से भी उनके पास इस तरह की कोई शिकायत नहीं आ रही है। डीआरडीओ में जो सैंपलों की जांच होती है वो 150 से लेकर 200 तक के बीच की उसकी क्षमता है, इसके अलावा सैंपल जांच नहीं होती है। जयरोग अस्पताल में सैंपल जो जांच हो रही थी वो उसमें चूंकि जो 4 कोरोना पॉजिटिव उन्हें दिखा दिए थे, बाद में उनको शून्य घोषित कर दिया, तो उनकी जो जांच रिपोर्ट पे उस पर प्रश्न खड़े होने लगे, जिसके चलते वो सैंपल वहां से नहीं कराए जा रहे हैं। तो अभी जो ग्वालियर की सीमा है उनको सील कर दिया गया है, किसी भी बाहरी व्यक्ति को नहीं आने दिया जा रहा है। येलो जोन में है ग्वालियर। अब ये देखा जाएगा कि आने वाले समय में ग्वालियर की स्थिति कैसी रहती है, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो ई पास बनवाकर ग्वालियर अपने जो इलाका है वहां आ रहे हैं। बाहर फंसे हुए लोग हैं, भोपाल में है, इंदौर में है, उज्जैन में है, राजस्थान में है, दिल्ली में है, और देश के तमाम प्रदेशों में जो यहाँ के छात्र हैं, श्रमिक हैं, अन्य लोग हैं जो अभी बाहर फंसे हुए हैं और जो ग्वालियर आने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। वो अगर ग्वालियर आएंगे तो उसकी हालांकि स्कैनिंग की जा रही है, लेकिन सभी लोगों के टेस्ट करना पड़ेंगे, उसके बाद उनको घर भेजा जाए, होम क्वारंटीन किया जाए, या फिर उनको जो क्वारंटीन सेंटर बने हुए हैं ग्वालियर में वहां उनको रखा जाए ताकि ग्वालियर सुरक्षित रहे। देखो, मैं एक बात और बताता हूं कि ग्वालियर, भिंड, मुरैना, शिवपुरी, दतिया, जो यहाँ पर जितने भी जो जिले हैं, अभी जो मुरैना के तो वो 14 आए थे, लेकिन जो आसपास के जितने भी जो जिले हैं वहां लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी मानी जा रही है। साथ ही ये भी बताया जा रहा है डॉक्टरों के द्वारा और जो विशेषज्ञ हैं कि ग्वालियर और उसके आसपास के जो जिले के लोग हैं वो सीधे तौर पर विदेश यात्रा कम करते हैं, और जो यहाँ पर जो कोरोना का जो पॉजिटिव आए थे वो किसी विदेशी यात्रा संक्रमित व्यक्ति से संक्रमित हुए थे, तो उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं हुआ था, और जिसके चलते ग्वालियर में ज्यादा इसका असर नहीं दिखाई दिया। हाँ, एक बात अलग है कि अगर जांच हर स्तर पर की जाए, जो गली मोहल्लों और वार्ड स्तर पर की जाए, हो सकता है कि इसमें कुछ जो आंकड़े हैं उसमें इजाफा देखा जा सकता है, लेकिन फिलहाल किसी तरह की ऐसी कोई प्रशासन के पास सूचना नहीं आई है कि कोई व्यक्ति संक्रमित है और उसकी जांच नहीं की गई है। प्रशासन लगातार जांच कर रहा है, पुलिसकर्मी हैं वो लगातार शहर की सड़कों पर हैं ताकि लॉकडाउन का भी पालन होता रहे, और अब व्यापारियों से भी बात की जा रही है कि अब वो किस तरह से आगे जो इस व्यवस्था को बनाए रखें, कौन सी चीजों को खोला जा सकता है, लॉकडाउन से उसको मुक्त किया जा सकता है,
और जो 3 मई के बाद ये पूरी जो प्रक्रिया है उसको लागू किया जाएगा। अभी केवल चर्चाएं की जा रही हैं, जो व्यापारियों से चर्चा हो रही है, मीडिया कर्मियों से चर्चा हो रही है, प्रबुद्ध जनों से चर्चा हो रही है। ग्वालियर में जो अभी कह सकते हैं कि हालात ठीक हैं और अभी जो स्थिति है उससे ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है ग्वालियर वासियों को, लेकिन जो स्थिति किसी को पता नहीं है कि कौन व्यक्ति कहां छुपकर किस तरह से अगर आ जाए और कुछ ही देर में वो हालात को, अच्छे हालात को बुरे हालात में तब्दील कर दे। इसलिए कम से कम सोशल डिस्टेंसिंग के पालन को प्रशासन पूरी तरह से बनाए रखना चाहता है, लोगों को घरों में रखना अभी फिलहाल चाहता है प्रशासन, क्योंकि जिस तरह से विनोद हम रोकेंगे, बहुत संक्षेप में जानना चाहेंगे कि क्या वहाँ किराने की दुकान, सब्जी, ये सब आराम से मिल रहा है? और दूसरा आपने कहा प्रतिरोधक क्षमता आपने 4-5 जिले बना दी, इनकी बहुत अच्छी है, तो इनके किस आधार पे आप बोल रहे हैं कि इम्यूनिटी पावर इनका जबरदस्त है? देखिए, ग्वालियर की जो एटमॉस्फेयर रहता है, जो वातावरण रहता है, वो भिन्न रहता है, चाहे वो दिल्ली हो या फिर भोपाल, इंदौर, जबलपुर, मालवा क्षेत्र से बड़ा भिन्न होता है। यहाँ वर्ष में तकरीबन मान के चलिए 8 महीने गर्मी रहती है और गर्मी भी कई प्रकार से रहती है। इसके अलावा लोग यहाँ हाइजेनिक नहीं है अभी पूरी तरीके से, ग्रामीण क्षेत्रों से संपर्क है उनका, वो ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं, तो उनकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो काफी मजबूत मानी जाती है। और इसको लेकर वो कई बार जब स्वाइन फ्लू ग्वालियर में और अंचल में फैला था तो यही कारण था कि स्वाइन फ्लू पूरी तरीके से लोगों पे संक्रमित नहीं कर पा रहा था उन लोगों को, उन क्षेत्र के लोगों को जो इस जमीन से जुड़े हुए लोग हैं। स्वाइन फ्लू जो फैला था वो उन लोगों को उस समय हुआ था जो हाई सोसाइटी के लोग हैं, तो ये इसमें ये बात रही थी, उसको लेकर ये माना जा रहा था। तो ये कह सकते हैं कि जो रोग प्रतिरोधक ने ये आदेश दे दिए हैं कि अनाज मंडियां अब खुलेंगी। हालांकि किसानों की जो समस्याएं प्रदेश भर से सामने आ रही थी उसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने आदेश दिया और पहले ही आदेश दे दिया गया था और आज से चना और मसूर की खरीदी भी मंडियों में शुरू हो गई है। तो वहां पे ग्वालियर की क्या हालत है? वहां पे भी अनाज मंडी खुली है, बारदाना पहुंच रहा है मंडियों तक किसानों का? देखिए, कल से जैसा हमारी आज बात हुई थी कलेक्टर कौशल सिंह विक्रम सिंह से, उन्होंने कहा कि वो कल से यानी कल या परसों 1 तारीख से वो मंडी को खोलेंगे। मुरार क्षेत्र की जो मंडियां हैं उनको वो खोलेंगे, इसके अलावा डबरा क्षेत्र की मंडियां उनको खोलेंगे और सोशल डिस्टेंसिंग का उसमें पालन कराएंगे। अभी त्रिपाठी सर ने एक सवाल पूछा था क्या राशन की दुकानें खुली हैं या नहीं खुली। ग्वालियर में 2 दिन थोक बाजार खोलते हैं जिसमें व्यापारी जो है वो केवल दुकानदारों को राशन देते हैं, उसके बाद उनको बंद करने के बाद 2 दिन के लिए राशन की जो रिटेल दुकानें खोली जाती हैं, जो गली मोहल्लों में, चौराहे तिराहों पे, सड़कों पर होती है, जिससे आम लोग राशन ले सकता है। सब्जी की मंडियां खुल रही है, लेकिन सब्जियों की मंडियों में केवल वही लोग जा रहे हैं जो आठ ठेला वाले हैं या जो गली मोहल्लों में सब्जियां बेचते हैं। आम लोगों को सब्जी मंडी में जाने की इजाजत नहीं है। तो ये प्रक्रिया सतत चल रही है। 1 दिन का गैप देते हैं राशन में, 2 दिन का गैप देते हैं। पीडीएस की दुकानें 2 दिन खोलते हैं, फिर 2 दिन का गैप देते हैं, ताकि जो मंडियों में और जो थोक बाजार है उनमें भीड़ ना हो और लोग वहां ज्यादा संख्या में एकत्रित ना हो। ये ख्याल भी रखा जा रहा है, क्योंकि ये सुनिश्चित कर लेना कि ग्वालियर अब ठीक है, यहाँ केवल 2 ही कोरोना पॉजिटिव है और हम सुरक्षित है, इससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि इसका कोई स्वरूप और आकार नहीं है और इसका कोई ये भी नहीं है कि अब किसी को ना हो या कहीं से कोई संक्रमित व्यक्ति ना आए। तो लिहाजा सुरक्षा रखना बेहद जरूरी है। और मंडियों में भी ऐसा कुछ रहेगा कि व्यापारियों से बात की जा रही है, किसानों को सैनिटाइज कराया जाएगा। विनोद, थोड़ा समय कम है, डबरा भी जाना है, अशोक नगर भी जाना है, कई जगह जाना है। आपकी जो भी जानकारी दी बहुत बहुत धन्यवाद विनोद आपका। एक बार फिर निर्मल के पास चलते हैं। निर्मल, कुछ नई जानकारी आप दे रहे थे कुछ कि कल से मंत्रालय, सतपुड़ा, विंध्याचल सारे ऑफिसेस खुलेंगे, सारे ऑफिसेस। 1 मिनट निर्मल, हमारे साथ सतीश दुबे जुड़ गए हैं डबरा से ही, डबरा जो ग्वालियर जिले में ही आता है। सतीश, डबरा की क्या स्थिति है? बिल्कुल सर, डबरा और भितरवा दोनों अनुभागों की हम बात करें तो यहाँ प्रशासन अलर्ट मूड पर है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि प्रशासन यहाँ काम कर रहा है। और सबसे बड़ी जो बात है, यहाँ डबरा ब्लॉक से 2 कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। पहला बीएसएफ अकादमी से एक सूबेदार थे जिनका नाम अशोक था, वो उनका इलाज चल रहा था और वो फिलहाल स्वस्थ बताए जा रहे हैं। वहीं डबरा से लगभग 10 किलोमीटर से एक कोरोना पॉजिटिव जो ट्रक ड्राइवर था, जो पानीपत से ट्रक लेकर डबरा आया हुआ था, उसको कोरोना पॉजिटिव वो पाया गया था, जिसको प्रशासन द्वारा सूचना मिलने पर उसे ग्वालियर इलाज उसका जारी है। वही मैं आपको बता दूं सर कि जो उनकी स्थिति क्या है, जो दूसरे बता रहे हैं ड्राइवर है जो
सब ड्राइवर का इलाज जारी है फिलहाल। उसको उसकी जो रिपोर्ट आई है उसको कोरोना पॉजिटिव पाया गया है सर वो। और इसके बाद सर उसके परिजनों का, जो परिजन उसके बच्चे थे, उसकी बेटी थी, उसके जो पत्नी थी, उनका भी कोरोना टेस्ट कराया गया था सर। वो फिलहाल निगेटिव आए हुए हैं। वही मैं बता दूं, पिछोर डबरा ब्लॉक में लगभग 13 लोगों के सैंपल लिए गए हैं जो निगेटिव आए हुए हैं। और एक जो पिछोर कस्बे में नायब तहसीलदार आनंद गोस्वामी हैं, उनका भी कोरोना टेस्ट लिया गया था क्योंकि वो ट्रक ड्राइवर के संपर्क में आए थे। और जो थाना प्रभारी थे वो भी उस ट्रक ड्राइवर के संपर्क में आए थे, तो उनका भी कोरोना जो रिपोर्ट लिया गया था वो भी निगेटिव आई है। वही भितरवार अनुभाग की बात करें तो यहाँ लगभग 180 सैंपल लिए गए हैं। जो भितरवार अनुभाग के लिए राहत की खबर है कि वहाँ कोई भी कोरोना पॉजिटिव नहीं पाया गया, सभी लोग निगेटिव पाए गए हैं। जी निगेटिव पाए गए हैं, अच्छी बात है। बाकी व्यवस्था क्या है? दुकानें खुल रही है क्या? जनरल स्टोर खुल रहे हैं क्या? बिल्कुल, देखिए हम मार्केट की बात करें तो प्रशासन, चूंकि ग्वालियर जिले में डबरा और भितरवार दोनों तहसीलें आती हैं, तो यहाँ पर प्रशासन ने पूर्ण रूप से लॉकडाउन कर रखा है। सिर्फ मेडिकल और कुछ दुकानें ऐसी हैं जो किराने की दुकानें, उन्हें सिर्फ खोला जा रहा है। वो भी मेडिकल केवल सुबह 7 बजे से 12 बजे तक खोले जा रहे हैं। वहीं यहाँ मैं आपको बता दूं कि डबरा जो ब्लॉक है, यहाँ सबसे ज्यादा कृषि उपज मंडी का काम चलता है, जो चंबल संभाग की सबसे बड़ी मंडी है, जिसमें किसानों की सबसे ज्यादा गेहूं और धान की फसल आवक जावक रहती है। तो ये किसानों के लिए सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है। लेकिन प्रशासन ने इस किसानों की इस समय गेहूं की फसल को देखते हुए इस समय जो निर्णय लिया है वो ये कि मंडी पूर्ण रूप से बंद रखी गई है, जिससे सोशल डिस्टेंस का पालन किया जा सके। लेकिन जो किसान आ रहे हैं उन्हें सौदा पत्रक से जो बड़े व्यापारी हैं उनके द्वारा उनकी फसल को खरीदा जा रहा है। वहीं 6 से 6 किसानों का जो है वो पंजीयन जिन्होंने करा रखे हैं, उनका जो सोशल जो समर्थन मूल्य की दुकानें हैं वहां उनकी खरीदारी की जा रही है। हालांकि प्रशासन ने किसानों को भी राहत देने के लिए इस तरह के कार्य किए जा रहे हैं। वही कल जो मीटिंग प्रशासन द्वारा ली गई थी उसमें साफ तौर पर जो पिछोर क्षेत्र के किसान है वो पिछोर रोड पर किसानों को तोलेंगे, जो भितरवार रोड के हैं वो भितरवार रोड पर किसानों के गेहूं खरीदी करेंगे, और जो पिछोर रोड पर है वो पिछोर रोड पर गेहूं खरीदी करेंगे। ये नई व्यवस्था प्रशासन ने कल ही बनाई है। आपको भी खांसी आ रही है सतीश जी? सतीश जी आपको भी खांसी आ रही है? जी कोई आपका सवाल? आप भी अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए सतीश। वहाँ पे मैं जानना चाहूंगा क्वारंटीन सेंटर कितने हैं और कितने आइसोलेशन वार्ड वहाँ पर बनाए गए हैं जिन्हें वहाँ पे क्वारंटाइन किया जा सके? बिल्कुल, देखिए मैं बता दूं कि 22 तारीख से ये जो लॉकडाउन का सिलसिला कोरोना वायरस को लेकर शुरू हुआ था। इसके बाद प्रशासन ने जितने भी सैंपल थे वो पूरे यहाँ से करने के बाद ग्वालियर भेजे थे, लेकिन प्रशासन ने अत्यधिक तादाद में यहाँ से कोरोना जो पेशेंटों के सैंपल का सिलसिला जारी रहा, जिसको लेकर ग्वालियर के जो कलेक्टर हैं कौशलेंद्र विक्रम सिंह, उन्होंने निर्णय लिया कि डबरा में ही एक जो कोरोना टेस्ट के लिए एक सेंटर बना दिया गया है, जो लॉयंस क्लब के अटेंडर हॉल में चल रहा है। वहां डबरा और भितरवार दोनों अनुविभागों के कोरोना जो सैंपल आते हैं उनकी जांच की जाती है, और यहाँ से उनकी जांच के लिए कोरोना टेस्ट करने के बाद उन्हें ग्वालियर भेज दिया जाता है, जहां उनके टेस्ट के बाद दूसरे दिन शाम तक ही रिपोर्ट मिल जाती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सतीश, तमाम सारी जानकारी को साझा करने के लिए। निर्मल हमारे साथ लगातार जयपुर से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। निर्मल, आपके पास आना चाहूंगा। सुपर हॉटस्पॉट इलाका भोपाल का जहांगीराबाद क्षेत्र बन चुका है। लगभग 75 के करीब मरीज यहाँ से सामने आए हैं, तो यहाँ पर क्या इंतजाम किए गए हैं जहांगीराबाद में? देखिए, जहांगीराबाद इलाका जैसे कि पिछले 1 हफ्ते पहले से यहाँ पर इसको सील कर दिया गया है पूरे तरीके से, और बड़े लार्ज स्केल पर तकरीबन रोज 1000 सैंपल यहाँ से लिए गए थे। इसके बाद से यह अभी भी अगर देखा जाए तो ये पूरा का पूरा इलाका एक तरह से सील है, और यहाँ पर जो सब्जी वाले हैं उनको भी अगर सब्जी खरीदना हो किसी को तो वो भी जो है इस समय बड़ा मुश्किल काम यहाँ पे नजर आ रहा है। इसके अलावा बड़ी मुश्किल से, चूंकि चारों तरफ पुलिस बैरिकेटिंग कर दी गई है, और चूंकि जहांगीराबाद और जैसा मैंने आपको बताया मंगलवार ये एकदम हॉट स्पॉट बन के उभरे हैं। और जैसे कि अभी त्रिपाठी जी कह रहे थे कि कल यानी कि 30 अप्रैल से एक बड़ी खबर अगर कही जाए तो
इस वक्त की यह है कि मंत्रालय और जो सतपुड़ा और विंध्याचल के विभागीय कार्यालय हैं वो खोल दिए जाएंगे 30% कर्मचारियों की उपस्थिति के साथ, यानी कि जो 30% कर्मचारी हैं उन्हें ही सिर्फ बुलाया जाएगा। इसके अलावा ये भी निर्देश दिए गए हैं कि इन कार्यालयों को, जो भी जितने तमाम कार्यालय जो खुलेंगे उनको रोज जो है सैनिटाइज किया जाए। तो एक चहल पहल जो मंत्रालय और सतपुड़ा विंध्याचल के भवन करीब 1 महीने से सूने पड़े हैं, वहां पर जरूर चहल पहल कल से दिखाई देगी। ये बात अलग है कि आम आदमी को यहाँ पर जो है जाने की अनुमति नहीं रहेगी। जो प्रशासनिक कार्य है, किस लेवल के अधिकारियों को बोला गया है कि वो पहुंचे वहां? एक दूसरा मंत्रालय और संचालनालय सतपुड़ा और विंध्याचल ही खुल रहे हैं, क्या और भी जो दूसरे कार्यालय हैं वो भी खुलेंगे क्या? और किस लेवल के क्लास 3, क्लास 2, क्लास 1 कौन से अधिकारी पहुंचेंगे? अभी तक इस बारे में जो एक सामान्य प्रशासन विभाग ने एक आदेश भी जारी कर दिया है। क्लास 3 से क्लास 4 तक के, यानी कि ऊपर से लेके क्लास 1 से लेके क्लास वर्ग चतुर्थ वर्ग तक के कर्मचारी जो है इसमें शामिल किए जाएंगे। 30% कर्मचारियों को इसमें बुलाया जाएगा। और इसके अलावा मुख्यमंत्री का ये कहना है कि चूंकि जिस तरीके से केंद्र सरकार ने भी कहा है कि जो है जान है और जहान है, तो जान की भी देखभाल करना और जहान की भी देखना करना। और धीरे धीरे मुख्यमंत्री का ये मंतव्य है कि आर्थिक गतिविधियों को भी धीरे से गति दी जाए। और जो प्रशासकीय कार्य हैं, खासकर खाद्य विभाग से जुड़े हुए या स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए, चूंकि अधिकारी आएंगे तो रूबरू उनसे चर्चा हो सकेगी। और सोशल डिस्टेंसिंग का विशेषकर मुख्यमंत्री ने यहाँ निर्देश दिए हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का जितने भी अधिकारी कर्मचारी हों वो प्रयोग करें, साथ ही मास्क का प्रयोग करें। इसके अलावा सैनिटाइजर अपने साथ में ही रखें। तो कल से जो है 30%। निर्मल, हम आपके पास फिर से आएंगे। हमारे राजेश दुबे अशोक नगर से जुड़ गए हैं। अशोक नगर की क्या स्थिति है राजेश जी? अभी तक कोई पॉजिटिव पेशेंट आया तो नहीं, आया तो उसकी क्या स्थिति है? प्रतिदिन कितने सैंपल लिए जा रहे हैं? और वो सैंपल तो निश्चित रूप में भोपाल, इंदौर या ग्वालियर भेजे जा रहे होंगे, लेकिन क्वारंटाइन सेंटर शासकीय आवासों में बने हैं क्या? जी बता दें कि फिलहाल तो 2 दिन पहले तक अशोकनगर जिला ग्रीन जोन में था, एक भी पेशेंट यहाँ पर नहीं था। लेकिन परसों अचानक यहाँ का एक पेशेंट भोपाल रेफर किया गया था। महिला थी, शांति देवी नाम की, ईसागढ़ ब्लॉक की थी। उनको उल्टी दस्त की शिकायत के चलते अशोकनगर जिला चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया। लेकिन यहाँ पर 4 दिन के बाद उनका उपचार प्रॉपर नहीं हो पा रहा था, उनको भोपाल डिस्चार्ज किया गया। वहाँ पे जब उनका कोरोना टेस्ट किया तो अगले ही दिन उनकी मृत्यु हुई। उसके बाद कल जो रिपोर्ट आई है उनपे पॉजिटिव पाई गई है। तो ऐसा कहा जा सकता है कि एक महिला पॉजिटिव अशोकनगर जिले की मानी जा रही है। हालांकि इस बात को लेकर सारे प्रशासन में हड़कंप मच गया, बहुत सारा प्रशासन अलर्ट मोड पे आ गया। तुरंत ही 3 दिन के लिए यहाँ पर टोटल लॉकडाउन किया गया है। और प्रशासन उसके सभी फैमिली मेंबर्सों को खंगाल रही है, उसकी हिस्ट्री देख रही है कि वो महिला कहाँ से आई, किस तरीके से पॉजिटिव हुई और कहाँ पर पॉजिटिव हुई है। क्या वो भोपाल में ही पॉजिटिव हुई है या फिर वो अशोकनगर में पॉजिटिव हुई है। इसी के चलते उसके परिवार के 17 लोगों को, इसके बाद 2 डॉक्टर्स और 3 नर्सेज जो उसका इलाज कर रही थी यहाँ पे, उनको फिलहाल क्वारंटाइन किया गया और उनको सैंपल भी भेजे गए हैं कल। ये महिला कब भोपाल आई थी, कब भोपाल भेजी गई वहाँ से? 20 तारीख को वो भर्ती हुई थी और 20 से लेकर 24 तारीख तक का उसका ट्रीटमेंट उल्टी दस्त का था जो जिला चिकित्सालय में चला। 24 तारीख की रात को उसको भेज दिया गया था भोपाल और 25 तारीख की रात को उस महिला की डेथ हो गई। और उसकी जो रिपोर्ट थी सैंपल वो 26 तारीख को आया। तो उसके बाद से यहाँ पे लगातार 3 दिन के लिए लॉकडाउन किया गया है। यहाँ कुछ मालूम है किस अस्पताल में उनको भर्ती किया गया था भोपाल में? यहाँ से हमीदिया गई थी और हमीदिया से उनको फिर एम्स भेजा गया था। वो 4 से 6 घंटे के लिए हमीदिया रही और उसके बाद उनको एम्स में एडमिट कर दिया गया था, जहाँ पर उनकी मृत्यु हो गई थी। चलिए, क्वारंटाइन सैंपल कितने वहां से और लिए गए हैं महिला के परिवारजनों के अलावा? यहाँ पर टोटल अगर सैंपलों की बात करें तो 252 सैंपल लिए गए हैं, जिनमें से 154 सैंपलों की रिपोर्ट आ गई है, जिसमें से 109 नेगेटिव है, 28 रिजेक्ट हुए हैं और अभी 17 अप्राप्त हैं। इस तरीके से कुल 252 सैंपल भेजे गए यहाँ से। चलिए, उनमें तो नहीं है फिलहाल अभी। अच्छी खबर ये है, लेकिन वो महिला, उनको उल्टी दस्त, मतलब ये कहना चाहिए कि जो पहले 3 लक्षण बताए गए थे, 4 लक्षण, उसके अलावा उल्टी दस्त का भी लगता है, एक और लक्षण जुड़ गया और पॉजिटिव आई, ये भी गंभीर बात है। राजेश, ये भी जानना चाहूंगा राजेश, उनके गले में दर्द और जिस तरह से सूखी खांसी आना, सांस लेने में तकलीफ होना, क्या इस तरह के लक्षण भी उनमें पाए गए थे? नहीं, अगर बताया जाए तो इस तरीके का कोई भी लक्षण उस महिला में नहीं थी। और यहाँ डॉक्टरों ने जो उसका इलाज किया वो सिर्फ उल्टी दस्त का ही इलाज कर रहे थे।
और यहाँ पर उसका सैंपल भी नहीं लिया गया। लेकिन यहाँ से जैसे ही उसको भोपाल रेफर किया गया तो भोपाल हमीदिया हॉस्पिटल में उसका सैंपल हुआ और उसके बाद ये उसकी रिपोर्ट आने पर यह पता चला कि वो क्वारंटाइन कोविड-19 पाई गई है। जबकि अशोकनगर में उसको कोई सैंपल लिया ही नहीं गया था, क्योंकि उसमें कोई लक्षण दिखाई नहीं दे रहे थे इस तरीके से। चलो वहाँ किराने का सामान वगैरह मिल रहा है, आराम से दुकानें खुल रही है घंटे 2 घंटे के लिए? नहीं, 3 दिन पहले तक थोड़ी स्थिति सामान्य थी, किराने और सब्जी की दुकानें चालू थी, लेकिन 72 घंटे का लॉकडाउन किया गया है टोटल, जिसमें सिर्फ सब्जी और दूध ही मिल रहा है, इसके अलावा कोई चीजें नहीं प्राप्त हो रही लोगों को। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी, आपका। एक बार फिर निर्मल के पास चलते। निर्मल, ये जानना चाह रहे थे कि बाकी कार्यालय भी खुले रहेंगे। हालांकि आपने कहा क्लास 1 से लेके क्लास 4 तक आएंगे, तो कुछ लोगों को चिन्हित किया गया होगा स्पेशल, जिनके पास ब्रांच होगी, शाखा होगा, गोपनीय शाखा से लेके कहीं, तो इनके खुले होंगे। लेकिन मैं ये जानना चाहूंगा कि जैसे दूसरे कार्यालय भी हैं, शिक्षण संस्थान से जुड़े संभागीय शिक्षा कार्यालय है, जिला शिक्षा कार्यालय है या अन्य दूसरे कार्यालय है, क्या वो भी खुलेंगे? देखिए, अभी फिलहाल जो है इस तरीके का जो आदेश है उसमें सिर्फ ये कहा गया है कि मंत्रालय के अलावा सतपुड़ा और विंध्याचल के स्थित जो संभागीय या विभागीय कार्यालय हैं उनको खोला जाएगा, ये जरूर इस आदेश में कहा गया है। और इसके अलावा तो कोई ज्यादा स्पष्ट इस आदेश में चूंकि नहीं कहा गया। जी बिल्कुल सही है। कुछ और सैंपल, जैसे कल बता रहे थे कि बहुत सारे सैंपल की रिपोर्ट बहुत दिनों से लंबित है, क्या वो आई? क्या जो पांडिचेरी भेजी गई थी, पांडिचेरी के अलावा जो दिल्ली भेजे गए थे? देखिए, अभी ये किस्तों में, चूंकि जो जिस तरीके से किस्तों में पांडिचेरी और दिल्ली रिपोर्ट्स भेजी गई थी, तो वो रोज जो है किस्तों में ही वहां से सैंपल्स आ रहे हैं। इसके अलावा ये बात जरूर है कि सरकार ने, भोपाल जिला कलेक्टर ने एक आदेश जारी करके प्लम्बर और मैकेनिकों को जो है उनकी सेवाएं लेने की जो आदेश जारी कर दिया है। लेकिन इसमें एक दिक्कत यह है कि चूंकि इलेक्ट्रीशियन हो, प्लम्बर हो या मैकेनिक हो, जब तक स्पेयर पार्ट्स की दुकानें या हार्डवेयर की दुकानें नहीं खुलेंगी या इलेक्ट्रिक की दुकानें नहीं खुलेंगी, तब तक जो है इनका काम पूरी तरह से ठीक नहीं चल पाएगा। तो ये जरूर इस आदेश में एक लेकुना निकल के आ रहा है कि ये लोगों को, चूंकि गर्मी का सीजन आ गया है, इलेक्ट्रीशियन की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ रही है, प्लम्बर की भी जरूरत पड़ रही है, तो ये उसके साथ जो है इलेक्ट्रीशियन और प्लम्बर और मैकेनिक के साथ जो है जब तक स्पेयर पार्ट्स की नहीं होंगी, तो ये जो सुविधा दी जा रही है ये कहीं ना कहीं बेमानी साबित होगी। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री ने आज जो है पार्टी पदाधिकारियों और विधायकों से ऑडियो निर्मल एक मिनट रोकेंगे। हमारे साथ अनीश त्रिवेदी जुड़ गए हैं, बहादुरपुर से हैं, जो अशोकनगर जिले का ही ब्लॉक है, तहसील है। अनीश, क्या स्थिति है वहाँ की? सर, बहादुरपुर ग्राम पंचायत है सर, इसमें अभी तक एक भी मरीज नहीं मिल पाया है सर। चलिए, अच्छी बात है, नहीं मिल पाया है, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन सैंपल लिए गए हैं क्या वहां से, बहादुरपुर से? सर, यहाँ पर साधारण इसके जांच होती है सर, साधारण। हाँ, नहीं, सैंपल लेकर के ग्वालियर भेजे गए हैं क्या? यहाँ से सर जिला मुख्यालय भेज दिए जाते हैं सर। बिल्कुल, जिला मुख्यालय। तो कितने लोगों के भेजे गए हैं, कुछ मालूम है आपको? सर, 3 लोगों के भेजे गए थे सर, उनकी रिपोर्ट? तीनों के नेगेटिव आए सर। बिल्कुल बिल्कुल। आप स्वस्थ हैं? आप पूरी तरह स्वस्थ है सर। चलिए, तो वहाँ सामान वामान मिल पा रहा है लोगों से? जी सर, सुबह 7 से 10 खुली रहती है दुकानें, किराना, मेडिकल और दूध डेयरी। जी अनीश, वहाँ पे अनाज मंडी खुल रही है क्या? किसानों का बात बना पहुँच रहा है मंडियों तक? मंडी नहीं है सर यहाँ पर अभी, वहाँ पर मंडी नहीं है। तो वहाँ ऐसा भी कहा जा रहा है किसानों के खलिहान तक सरकार पहुँचने का भी आदेश दिया है, क्या कोई सरकारी अधिकारी वगैरह आ रहे हैं वहाँ? जी सर, यहाँ तो तलाई केंद्र है, वहाँ पे किसान जा रहे हैं, उन पे मोबाइलों पर मैसेज आ रहे हैं सर जी, और मैसेज के बाद किसान तौलाने के लिए पहुंच रहे हैं सर। चलिए, कुछ जो सब्जी दुकानदार हैं वो घर तक, मोहल्लों तक सब्जी सप्लाई कर पा रहे हैं या फिर? नहीं सर, ऐसी यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है सर। यहाँ तो 7 से 10 दुकान खुलती है और उसी समय जाके लोग ले आते हैं सर। तो लॉकडाउन का पालन हो पाता है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो पा रहा है क्या? नहीं, हो रहा है सर। प्रशासन, पुलिस घूमती रहती है सर। चलिए अनिल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सारी जानकारी देने के लिए। एक बार फिर निर्मल के पास चलते हैं। निर्मल, आप कुछ नया कुछ बता रहे थे, नई जानकारी दे रहे थे।
कि मुख्यमंत्री जो है कोरोना के खिलाफ लड़ाई में लड़ रहे हैं और आज ही उन्होंने पार्टी पदाधिकारी और जो भी विधायक हैं तमाम पार्टी के, उनसे ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा की है और इसमें उन्होंने ये विशेष करके गरीब, महिला और इन वर्गों पर ध्यान दिया है। साथ ही उनका ये कहना है कि किसान अगर हैं तो उनको फसल बेचने में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, पार्टी पदाधिकारी इस बात का ध्यान रखें। महिला शक्ति करके जो है, जीवन शक्ति करके एक जो सरकार ने महिलाओं की सहायता के लिए, चूंकि किसी प्रकार का रोजगार इस समय नहीं है, तो एक मास्क पर अगर महिलाएं बनाएंगी तो 11 रुपए दिए जाएंगे। इस योजना को भी महिलाओं तक पहुंचाने का काम करें। साथ ही गरीबों तक राशन और भोजन पहुंचाने के काम करें। तो इस तरीके से तमाम निर्देश जो हैं, चूंकि बीजेपी एक बड़ा संगठन माना जाता है, तो मुख्यमंत्री ने अपने जो कार्यकर्ता हैं उनको भी जमीनी स्तर पर मोटिवेट करने का काम आज किया है। जी चलिए, आप आगे की भी जानकारी देंगे कि आपके सहयोगी तैयार है? जी, हमारे सहयोगी बिल्कुल हमेशा तैयार रहते हैं और अरविंद चौहान भी इस समय पूरी तरह से तैयार है और संजय डोंगर भी, दोनों रिपोर्टर्स पूरी तरह से तैयार हैं। चलिए, तो हम उनसे जानकारी लेंगे। अभी फिलहाल तो कुल मिला के ये कहा जाए कि सरकार अपनी तरफ से जितनी भी व्यवस्था कर रही है, लेकिन अब जैसे अशोक नगर का मामला, अब उसको उल्टी दस्त होती है, फिर आते हैं, फिर अब वहाँ इतने दिनों तक इलाज होता है, फिर यहाँ ऐसे भी लोगों के टेस्ट लिए जा रहे हैं, कोरोना तो नहीं है। तो भाई जी, ऐसा भी हो सकता है कि जब तक वो अशोक नगर में हैं, जब तक वो संक्रमित नहीं हो, जैसे भोपाल रहे हो संक्रमण उसे हुआ हो, लेकिन संक्रमण कैसे भोपाल आने के दूसरे दिन ही मर जाना, हाँ, तो ये बात रास नहीं आती। दूसरे मुद्दों पे दूसरे रोगों के कारण गंभीर रही होगी। अब वो आंकड़ा कहाँ जा रहा है? कोरोना से एक और मृत्यु, तो ये भी स्थिति है। बहुत सारे इसके पहले भी कई एक दो ऐसे भी पेशेंट आए जो कैंसर पेशेंट थे, कैंसर पेशेंट के दौरान उसके कारण उनकी मृत्यु हुई। तो जब दूसरी तरह के रोग आपको घेर लेते हैं, किसी मरीज को घेर लेते हैं, तो उस समय कोरोना जो संक्रमण है, जो वायरस है, वो हावी हो जाता है, तो वो भी एक कारण होता है, नाम होता है कोरोना का। मतलब ऐसा ही हाशमी चंदेरी से। चंदेरी की क्या हाल है हाशमी जी? वहाँ तो सब ठीक ठाक है? जी सर, अभी तो सब ठीक ठाक है, लेकिन सर ये 30 तारीख को एक महिला की संक्रमित होकर मृत्यु हो गई थी। इस चक्कर में कलेक्टर मैडम ने पूरा क्षेत्र को संपूर्ण लॉकडाउन कर दिया। एक महिला की मृत्यु किसके कारण? कोरोना पॉजिटिव थी, इस कारण हुई? क्या हुआ? जी, पहले बाद में रिपोर्ट तो उसकी पॉजिटिव भी आई थी, लेकिन उसके लक्षण कुछ शुरुआत में दिखे नहीं थे। वो पहले दस्त लगी उसको और वो रेफर हो गई। बाद में 4 दिन बाद भोपाल में जाके वो एक्सपायर हो गई, लेकिन उसकी जांच में संक्रमित पाई गई वो कोरोना। मतलब ये चंदेरी की थी? चंदेरी में तो सर अभी सब ठीक ठाक है, लेकिन ऐसा कुछ उस हिसाब से कुछ भी गलत नहीं है। नहीं, अशोकनगर जिले में चंदेरी आता है। जो महिला हमीदिया हॉस्पिटल आई, हमीदिया हॉस्पिटल से एम्स रेफर की गई, जिनकी मृत्यु हुई, वो चंदेरी की है क्या? चंदेरी प्रॉपर की रहने वाली? नहीं, चंदेरी से 44 किलोमीटर दूर ईसागढ़ है सर। अच्छा, वहाँ से है वो? जी, वहीं निवास करती थी। तो आपके चंदेरी से कितने सैंपल लिए गए हैं? सैंपल लिए गए हैं कि सिर्फ स्क्रीनिंग हुई है शुरू की? नहीं, स्क्रीनिंग तो 2834 लोगों की हुई है, लेकिन जो सैंपल गए हैं वो 7 लोगों के गए हैं और अभी तक सबकी रिपोर्ट पॉजिटिव ही आई है। पॉजिटिव नेगेटिव? नेगेटिव आई है, सबकी नेगेटिव आई है, ऐसा कोई अभी दिक्कत नहीं आई है। लेकिन अभी लॉकडाउन के चलते पूरा शहर बिल्कुल बंद है, प्रशासन सख्त हो गया है। जी, हाशमी, वहाँ पे जरूरत के सामानों की दुकानें खुल रही हैं, राशन वगैरह मिल पा रहा है वहाँ के लोगों को? नहीं सर, वो कह रहे हैं अभी जब से महिला की मृत्यु हुई है तो ये संपूर्ण लॉकडाउन हो गया है, तो दुकानें टोटल बंद हैं। केवल दूध की दुकानें ही ये पार्लर खुल पाते हैं और सब्जी वाले भी मतलब ये वार्डों में जा जाके अलग अलग से सप्लाई कर रहे हैं। बस यही हो पा रहा है, लेकिन ये अभी तो नहीं हो पा रहा। मार्केट टोटल बंद है, आवागमन टोटल बंद है। हाशमी, चंदेरी काफी औद्योगिक क्षेत्र है और ऐसे में अब लॉकडाउन है, साड़ियों के लिए भी चंदेरी काफी जाना जाता है, तो अब ऐसे में अर्थव्यवस्था की काफी कमर टूट रही है चंदेरी में भी, तो वहां से कैसे वहां के लोग जूझ पाएंगे, क्या स्थिति, जरा वो भी हम आपसे जानना चाहेंगे। उनका सवाल करने का मतलब ये है कि चंदेरी से जो चंदेरी उद्योग, साड़ियों का उद्योग है, वो बाहर लोग भेजते थे, अब तो खैर कोई आ नहीं रहा, तो क्या वो बाहर भेज पा रहे हैं? ऐसा कुछ व्यवस्था है? जी, कोरोना संक्रमण के बाद तो चंदेरी की आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई है। यहाँ के मजदूर बेरोजगार हो गए हैं। यहाँ पे जो भी चंदेरी साड़ी के बुनकर थे
वो लोगों को काम इसलिए नहीं मिल पा रहा है। जो भी उनके पास मटेरियल सेठों के पास था जिनका वो काम करते थे, वो लोगों का मटेरियल खत्म हो गया। अब यहाँ से जो माल बन के बाहर जाता था तो वो वहां जा नहीं पा रहा है, ट्रैफिक बंद है। अब एक और समस्या लोग बता रहे हैं कि ये मटेरियल चाइना से आता है, तो लोग चाइना के मटेरियल को इस्तेमाल करने में भी चक्कर महसूस कर रहे हैं। अब तो उससे भी इस कारोबार में बहुत बड़ा असर पड़ा है। कारोबारी बता रहे हैं कि कम से कम 200 करोड़ का बिजनेस इन 3 महीनों में जो होता है 25 साल, लेकिन इस समय कुछ भी बिजनेस नहीं हो पाया, जीरो। मतलब शुरू जैसे सीजन हुआ और ये कोरोना का संक्रमण चालू हो गया तो इससे बिजनेस ना माल जा पाया और कुछ भी नहीं हो पाया। आज की स्थिति में बुनकर लोगों की बहुत खराब स्थिति है साहब। ये लोग भुखमरी की कगार पे आ गए। बिल्कुल हाशमी जी, अभी चाइना से तो मुझे नहीं लगता है, चाइना का ही आइटम चंदेरी साड़ी में लगता है ज्यादातर, जो सूत रहता है वो। लेकिन हमें अभी नहीं लगता फिलहाल चाइना से आ पाएगा। तो क्या ये उद्योग ही बंद होने कगार पे चले जाएंगे क्या? सर अगर मटेरियल इनको नहीं मिलता है तो ये चंदेरी की जो स्पेशलिटी है, जो रेशम है, कतान है, सूत है, ये कोरिया से और चाइना से ही आता है। अगर ये इसकी उपलब्धता नहीं हो पाई गवर्नमेंट द्वारा या किसी भी अन्य साधनों से, तो चंदेरी तो साड़ी खत्म ही हो जाएगी सर। मतलब इसका तो उद्योग खत्म ही होने की कगार पे है। चलिए, समय बहुत बहुत धन्यवाद हाशमी जी आपका। अरविंद चौहान। अरविंद जी, आप स्वास्थ्य मंत्री जी से मिलके भी आए हैं, क्या कुछ नई खबर? निश्चित तौर पर अभी आज इस समय जो क्योंकि 4 दिन बचे हैं कोरोना का जो लॉकडाउन चल रहा है, उसके चलते स्वास्थ्य मंत्री ने 5 बजे अक्सर डेली का उनका ये पूरे प्रदेश में जो भी गतिविधियां होती है, सरकार की जो गतिविधियां होती है, उनकी वो ब्रीफिंग करते हैं। लेकिन वो चूंकि आज 5 बजे उन्होंने बुलाया था, लेकिन जैसे ही वहां पर पहुंचे तो उनका ये संदेश आ गया कि वो अब 7 बजे 7 साढ़े 7 के बीच में कहीं न कहीं कह सकते हैं प्रेस से रूबरू होंगे। हो सकता है ना भी हो, क्योंकि 4 दिन बचे हुए हैं और 4 दिन में सबसे बड़ी समस्या जो सरकार के लिए है शुभम, वो ये है कि जो रेड जोन है और जो ग्रीन जोन है और ऑरेंज जोन है, क्योंकि पूरा मामला इंटरकनेक्टेड होता है। अगर आप भोपाल को और इंदौर को बंद करते हैं या उज्जैन को बंद करते हैं, इंदौर को बंद करते हैं, तो और जिलों को खोलते हैं, क्योंकि कनेक्टिविटी कहीं ना कहीं इंदौर से पूरे प्रदेश में है। तो ये बड़ा मंथन इस समय सरकार के पास चल रहा है कि किन जिलों को बंद किया जाए और क्या क्या सुविधाएं और क्या क्या कह सकते शिथिलताएं दी जाए। ये बड़ा इस समय सोच विचार चल रहा है, उस पर रणनीति बन रही है। उसी के चलते पूरा जो जिला प्रशासन है और जो राज्य प्रशासन है और जो मंत्री हैं 5 अभी शिवराज सरकार के, वो बराबर इसी मंथन को लेकर बराबर डिस्कस कर रहे हैं। मंत्रालय में बिल्कुल जोर तोड़ तरीके से बैठक हो रही है और साफ तौर पर जो किसानों की समस्याएं हैं, किसानों की शिकायतें ये भी आ रही थी कि अरविंद आपके पास आएंगे हेमंत यादव जो गए हमारे साथ मुंगावली से। जी, सवाल करें आप। हेमंत, क्या स्थिति है वहां पे मुंगावली की? कितने सैंपल लिए जा रहे हैं? सर मुंगावली में स्थिति सब ठीक है सर। यहाँ पर सर सैंपल नहीं लिए गए क्योंकि सब यहाँ पे ठीक है सर। नहीं तो क्या वहाँ कोई संदिग्ध मिला नहीं? सैंपल ही नहीं लिए गए? स्क्रीनिंग तो हुई होगी कुछ की? कोई मरीज नहीं मिले यहाँ पे जी? मरीज ही नहीं मिले सर यहाँ पे कोई। नहीं, मरीज तो तब मिलेंगे जब सैंपल लिए जाएंगे, स्क्रीनिंग होगी। स्क्रीनिंग हुई है कुछ लोगों की क्या? हाँ हुई है सर, लेकिन सब ठीक पाए गए। सब बिल्कुल ठीक है, राम राज्य है। चलिए, तो सैंपल भी नहीं लिए गए तो राम राज्य तो दुकानें खुल रही सब्जी की या किराने की? सर 7 बजे से 10 बजे तक दुकानें खुल रही हैं। तो जब वहाँ मरीज ही नहीं पाएगा, सब फिर क्वारंटाइन सेंटर कुछ बने हैं कि नहीं मुकाबले में? अगर कोई मरीज मिल जाता, संदेही मिल जाता, तो उसको रखने के लिए? हाँ सर, एक बना है मॉडल स्कूल मुकाबले का सर, जिसमें लोगों को रखा जाता है। कितने? कोई बाहर से भी नहीं आया मुकाबले में? नहीं सर। मजदूर भी नहीं आए? मजदूर सर इंदौर से आए हैं, लेकिन उनका सबका मेडिकल होकर अपने गाँव पहुँचा दिया गया है। अच्छा, मेडिकल करा गाँव पहुँचा दिया गया। वो मॉडल स्कूल में कितने वार्ड बने हैं? जी सर। मॉडल स्कूल में कितने वार्ड बनाए गए हैं? सर 1 वार्ड बनाया गया। अनाज मंडी वहाँ पर है हेमंत मुंगावली में? अगर है तो वहाँ की क्या स्थिति है, चालू है? हाँ सर, चालू मंडी। तो वहाँ किसानों के गेहूं खरीदे जा रही? हाँ सर, खरीदे जा रहे हैं। आप कह रहे थे कि सैंपल लिए जा रहे हैं, अब तक कितने सैंपल लिए जा चुके हैं? नहीं, उन्होंने बोला सैंपल लिए नहीं गए। वहां से सैंपल वहां से लिए नहीं गए? नहीं सर, ये कहा सैंपल लिए ही नहीं गए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत आपका। एक बार फिर अरविंद के पास अरविंद का रुख कर लेंगे। अरविंद, कलेक्टर तरुण पिथौड़े ने कल एक आदेश जारी किया था
कि जो निर्माण कार्य हैं वो भोपाल में हो सकते हैं। जैसे कि किसी का अगर एसी खराब है तो वो इलेक्ट्रिशियन को बुला सकता है, कूलर खराब है तो इलेक्ट्रिशियन को बुला सकता है। हालांकि कुछ गाइडलाइन भी हैं, उनका भी पालन करना होगा। हाँ शुभम, ये इससे पहले भी जैसे 20 तारीख के बाद थोड़ी शिथिलता आई थी इस लॉकडाउन में, तभी से ये जो रोजमर्रा की चीजें हैं उनमें से उन्हें ठीक करने के लिए ये कहीं ना कहीं आदेश जारी नगर निगम ने और जिला प्रशासन ने किए थे। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि इंदौर और भोपाल के बाद पूरे प्रदेश की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं पूरे सरकार के ऊपर इस समय बड़ी चिंता है। और साफ तौर पर यह है कि अगर वो लॉकडाउन, क्योंकि 4 दिन बचे हुए हैं, आज 29 तारीख हो गई है, 3 तारीख को रविवार तक लॉकडाउन जो केंद्र ने कहा है उसका पालन करवाना है। तो इंदौर और भोपाल की सबसे बड़ा संकट का यह है कि सारी कनेक्टिविटी पूरे प्रदेश की इंदौर और भोपाल से होती है। तो सवाल सबसे बड़ा यही है इंदौर के लिए और भोपाल के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि सारी मशीनरी यहीं काम करती है, राजनीतिक गतिविधियां यहीं से चालू होना है, और साथ में क्योंकि 5 मंत्री आए, इसके बाद मंत्रिमंडल का गठन भी होना है। तो ये बहुत सारी चीजें, क्योंकि आज हम जब वहां नरोत्तम मिश्रा के यहाँ गए थे, जब वो 5 बजे ब्रीफिंग करते हैं, तो जो वहां सूत्र निकलकर सामने आया तो उनका यही था कि सबसे पहले सरकार की प्राथमिकता ये होगी कि वो कैसे भी करके यहाँ सब चीजों को समान कर सके। क्योंकि अगर हम देहातों की बात करें, ग्रामीण की बात करें, तो ग्रामीण जितने हमारे रिपोर्टर्स हैं वो अक्सर उनका कहना यही था, ऑल इज वेल, कहीं ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। अगर भोपाल इंदौर को कुछ समय कम है, अरविंद थोड़ा लेट हो गया, ऑल इज वेल। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नगर निगम की भी कुछ खबर ले लेते हैं संजय से। प्रवीण श्रीवास्तव जुड़ गए हैं हमारे साथ पिपराई से। प्रवीण, पिपराई की क्या स्थिति है? निश्चित तौर पर अशोकनगर जिले में है, अशोकनगर जिले से केवल एक ही महिला जिनको बाद में यहाँ टेस्ट हुआ उनको पॉजिटिव पाया गया है, एम्स में उनकी मृत्यु भी हो गई। लेकिन फिलहाल पिपराई में क्या स्थिति है? कुछ सैंपल लिए गए हैं, स्क्रीनिंग हुई है कि नहीं हुई है? जी सर, मैं आपको बताना चाहता हूँ, पिपराई में अभी तक एक भी व्यक्ति संक्रमित नहीं निकला है और ना कोई यहाँ सैंपल भी नहीं लिए गए हैं सर। पर फिलहाल में इंदौर से कुछ लोग आए थे तो उनके लिए सर क्वारंटाइन के लिए रखा गया है सर। वो इंदौर से क्यों आए थे? वहाँ के पिपराई के रहने वाले हैं? नहीं सर, पिपराई से 4 किलोमीटर गांव है सर, एक केशवपुर गांव है, और जैसे ही प्रशासन को सूचना लगी इस चीज की तो प्रशासन वहां पर पहुंचा और उनके लिए लाया और शासकीय अस्पताल में उनकी जांच करवाकर सर उसके लिए क्वारंटाइन के लिए आइसोलेट में रखा गया है सर। अभी नहीं तो उनको कहाँ रखा गया? उनके घर भेज दिया गया, घर में आइसोलेट कर दिया? नहीं जी सर, यहाँ आइसोलेट वार्ड बनाया गया है सर पिपराई में। अच्छा, बालिका छात्रावास है सर, उसमें आइसोलेट वार्ड बनाया गया है, उसमें रखा गया है सर। तो इंदौर जो आए थे क्या वहाँ मजदूरी करते थे, क्या करते थे वहाँ? जी सर, इंदौर में मजदूरी करते थे सर। वो लोग आए वहाँ? हाँ जी सर, वहाँ से रात में आए थे सर, कुछ पैदल चल के। तो जैसे प्रशासन को सूचना लगी, यहाँ तत्काल तहसीलदार महोदय को वो मौके पर पहुंचे और मौके पहुंच के उनको तुरंत रात में ही लाए सर और रात में ही भर्ती कराया। पिपराई में सामान्य है क्या? किराने की दुकान खुली है, मिल रहा लोगों का सामान, सब्जी मिल रही है? जी सर, अभी तो 2 दिन से सर मार्केट खुल रहा था, सुबह 7 बजे से लेकर 10 बजे तक सर, और अभी 2 दिन के लिए संपूर्ण लॉकडाउन कर दिया गया है सर। 72 घंटे के, जैसे पहले बताया, 72 घंटे के संपूर्ण लॉकडाउन कर दिया। प्रवीण जी कुछ बोल रहे हैं प्रवीण? जी सर, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण जी आपका सारी जानकारी देने के लिए। जी संजय जी जुड़ गए हमारे साथ। संजय जी, क्या है कुछ नगर निगम क्या कुछ करने वाला है? जैसा कि अभी शिवम जी ने भी सवाल किया, और ये भी है कि प्लम्बर है, इलेक्ट्रीशियन है, इनको काम करने की छूट दी जा रही है, लेकिन सामान बड़े जी करेंगे कैसे? अगर शॉप नहीं खुली है, प्लम्बर से जुड़ा कोई, अगर किसी का पंप खराब है तो शॉप खुलेगी तभी तो सुधारेगा। इलेक्ट्रीशियन जब वहाँ की शॉप खुलेगी, इलेक्ट्रिक की दुकानें खुलेगी तभी तो सुधारेगा। क्या इस तरफ भी कुछ है कि इस तरह की शॉप्स खुल जाएंगी जो लोगों के दैनिक जीवन में उपयोग होती है? और संजय, कंटेनमेंट जोन के अंदर जाने की परमिशन होगी क्या उनको फिर? बिल्कुल सर, मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार बात आ रही है कि दुकानें खुलेगी या इन लोगों को जाने की परमिशन दी गई है, ये बात सही है कि अभी इलेक्ट्रिशियन का जैसे छोटे काम होते हैं, कहीं लाइट की जो परेशानी आती है, प्लग वगैरह चीज करना है,
इस टाइप के कामों को लेकर अभी तक जिनके पास सामान है वो तो उपलब्ध हो जाता है। प्लम्बर के लिए रही बात, तो प्लम्बर में अगर कुछ चीजों की छोटी छोटी चीजों की काम जो रुके हुए हैं वो पूरे करने की बात आई है। और दुकानों को साफ ये कहा गया है कि जो रेड जोन में है उनकी दुकानें नहीं खोली जाएगी, लेकिन हाँ कुछ क्षेत्रों में जहां पे ग्रीन ऑरेंज जोन है वहां की कुछ दुकानों को खोल दिया जा सकता है जो जरूरत की सामान मिल सकेंगे। लेकिन सर यहाँ पे ये भी देखता होगा क्या वहां पे अगर अभी क्योंकि काफी टाइम से लोगों के यहाँ सामान और इलेक्ट्रिशियन वगैरह की काफी चीजों की जो परेशानी आ रही है उसको किस प्रकार से प्रशासन अब ध्यान देता है। नगर निगम ने भी यही कहना है कि ऑरेंज जोन के जो दुकानें हैं उनको कहीं ना कहीं जो जरूरत की सामान की चीजें हैं उनको खोला जाएगा। और नगर निगम ने एक और जिनका नगर निगम का जो अपने इलेक्ट्रिशियन और जो कारपेंटर है इन लोगों को लेकर जो सामान की उपलब्धता है उसके ऊपर भी उन लोगों ने कहा कि हम दुकान से लेकर वो सामान उपलब्ध कराएंगे और जो नगर निगम के प्लम्बर घर घर जाते हैं उनसे उनके द्वारा ये काम किया जा सकता है। जी सर। तो ये आपका सवाल? मेरा सवाल है, लॉकडाउन में जो लोग फंसे हुए हैं मध्य प्रदेश के संजय अलग अलग राज्यों में, तो विधानसभा सचिवालय उनके लिए सामने आया है और विधायक सचिवालय को सूचना देंगे, सचिवालय इन राज्यों से संपर्क करके उन्हें वहां से बुलाएगा। तो इसके लिए क्या प्रोसेस है, क्या अहम जानकारी आपके पास? शुभम, अगर देखा जाए तो साफ ये साफ कहा गया है कि अभी मध्य प्रदेश जो है वो रेड जोन में है, तो रेड जोन के भी कहीं जो अति आवश्यक लोग हैं अभी मजदूरों को लाने के लिए बात जरूर हो रही है। जिस प्रकार स्टूडेंट को लाया गया है उसी प्रकार से उन मजदूरों को लाया जाएगा, लेकिन उन्हें भी समय दिया जाएगा। अभी यूपी के जिस प्रकार यूपी ने आदेश किया था कि आप अपने अपने मजदूरों को यहाँ से ले जा सकते हैं, लेकिन रखेंगे कहाँ, अभी उसकी जो योजना बनाई जा रही है उस योजना पे काम होने के बाद ही उन मजदूरों को भी यहाँ लाया जाएगा और उनके रहने खाने की व्यवस्था कर उन्हें क्वारंटाइन किया जाएगा। बिल्कुल संजय, जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने पहल भी की है, कुछ जयपुर से और इधर उधर से कुछ मजदूर लाए गए, अलग अलग बस भेजी जा रही है। कोटा से छात्रों को बुलाया गया, बहुत सारे कोटा से देखिए जब छात्रों को लाया गया है उसी के बाद ये थोड़ा राजनीतिक मुद्दा उठा है कि मजदूर क्यों नहीं। उसके बाद अब मजदूरों को कल 1000 मजदूरों को लाया गया था। अभी इस तरह की अलग अलग जगहों से मजदूरों को लाने के, खासकर महाराष्ट्र में जो मजदूर फंसे हैं उसकी भी योजना बन रही है। संजय, ऐसा ही है? जी सर, बिल्कुल यही है, क्योंकि काफी सारे मजदूर जो फैले हुए हैं, हर राज्य ने ये कहा कि आप अपने अपने मजदूर ले जाए, तो इकट्ठा तो लाया नहीं जा सकता। कुछ मजदूरों को जो लाया गया है और अन्य मजदूरों को लाने के बाद क्वारंटाइन करने के लिए उनके स्थान निर्धारित की जाए, उसके बाद ही अन्य मजदूरों को भी मध्य प्रदेश की सीमाओं में लाया जाएगा। चलिए संजय, एक लास्ट सवाल ये है कि कुछ में जिस तरह से शुरू में स्वयंसेवी संस्थाएं सामने आई थी, अलग अलग लोग ज्यादा मेहनत से काम कर रहे थे, पुलिस भी काफी सख्ती थी, लेकिन लॉकडाउन के जैसे जैसे दिन बढ़ते जा रहे हैं थोड़ा सा उनके जोश में कहीं न कहीं कमी आती जा रही है। आपने भी कमी देखी संक्षेप में? बिल्कुल सर, ये बिल्कुल कमी देखने को मिल रही है। हम भाई ये देखते हैं कि पुलिस आज जो ध्यान दे रही है, सिर्फ मास्क घर से मास्क निकल कर लगा के नहीं निकले हैं तो उन चीजों पे ध्यान दे रही है। कहीं ना कहीं भीड़ देखने को जो मिल जाती है, कहीं मार्केटों में भी अभी भी हम चले जाते हैं तो मार्केटों में भी हमें 10 से ज्यादा एक ही दुकान पे 5-7 लोग इकट्ठा देखने को मिल रहे हैं। सर ये बिल्कुल सही है कि लॉकडाउन होने के बाद भी कहीं ना कहीं नबराई देखने को मिल रही है, क्योंकि जल्द ही 3 तारीख आने वाली है। लोगों को इंतजार है कि लॉकडाउन खुलेगा, लेकिन उस चीज को लेकर भी अब लोगों में एक जो डर की भावना है वो अपने हिसाब से घरों में बैठे हैं। लेकिन जो भीड़ वाले लोग हैं, जैसे कल ही की बात है, कल जागीराबाद क्षेत्र जो भोपाल का है, काफी घना क्षेत्र है, वहां पे सबसे ज्यादा थूकने और पान चबाने के लेकर सबसे ज्यादा नगर निगम ने वहां पे चालान काटे। भोपालियों की आदत है, क्या करोगे, भोपालियों की आदत थोड़ी जा सकती है। संजय, समय समाप्त हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सारी जानकारी देने के लिए। आज शाम को 10,000 सैंपल और आने हैं, रिपोर्ट आनी है, उसके बाद और आंकड़ा बढ़ता है। देखना ये होगा, ये जानकारी महत्वपूर्ण है कि जो 10,000 के सैंपल आने हैं उसमें क्वारंटाइन किए गए पहले से लोग हैं या नए लोग हैं। क्वारंटाइन किए गए लोग हैं, अगर उनकी पॉजिटिव आती है तो चूंकि ऑलरेडी क्वारंटाइन है तो उनने ज्यादा लोगों के संपर्क में नहीं रहे होंगे, इसलिए आंकड़ा आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन अगर सामान्य लोगों के सैंपल पॉजिटिव आते हैं तो अलग अलग, जैसे हम और आप हैं, कितने लोगों के संपर्क में आए होंगे वो मल्टीपल वो आगे बढ़ सकता है, वो गंभीर मामला है। लेकिन क्वारंटाइन अगर पहले से किए गए हैं और उनके सैंपल पॉजिटिव आते हैं तो उतना गंभीर नहीं है। निश्चित रूप से भी अब 6 बज गए और थोड़ी देर में हेल्थ बुलेटिन जारी हो जाएगा और क्या कुछ होता है वो फिलहाल सामने आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया त्रिपाठी जी हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में इतना ही। खबर लगातार जारी है, आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।